पॉलिसी कह रही है। तो बच्चे का भला देखना है आपको, सही जवाब तक आप अपने आप पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है सेक्स इज डैश वाइल जेंडर इज डैश। ये 1 नंबर का सवाल अलग अलग तरीकों से बहुत बार पूछा गया है सीटेट में आज तक, और कोई भी सरप्राइजिंग बात नहीं होगी कि फिर से आ जाए। ठीक है जी। तो अगर हम देखें सेक्स क्या है, आपको पता है बायोलॉजिकल है, जैविक संरचना है, कि बायोलॉजी में डिफरेंस है मेल और फीमेल की, ये सेक्स है। जेंडर एक सोशली कंस्ट्रक्टेड कहानी है कि महिलाएं झाड़ू लगाएं और पुरुष जो हैं वो बाइक चलाएं। तो ये समाज ने कंस्ट्रक्ट किया है, ये सब पे लागू नहीं होता कि सारी महिलाओं को एक तरह की चीजों में ही इंटरेस्ट होगा। तो जेंडर समाज ने कंस्ट्रक्ट किया है ना, कि अगर लड़कों को साड़ी और सूट पहना दिया जाता तो वो सामाजिक संरचना हो जाता। आप कहते हैं हाँ लड़के तो यही कपड़े पहनते हैं, और लड़कियों को उल्टा अगर हम कुर्ता पजामा पहना देते तो आप कहते हैं हाँ ये ठीक है। होता भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के कपड़े हैं। तो जेंडर जो है वो सामाजिक संरचना है, समाज ने बनाया है। GS से याद रख सकते हो, जेंडर क्या है, सोशल कंस्ट्रक्ट है। वहीं सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, या BS से याद रख सकते हो। ठीक है, ये वो वाला BS नहीं है जो आप लोग जेन जी लोग समझते हैं। सेक्स इज डैश यानी सेक्स इज बायोलॉजिकल, बिल्कुल सही है। वाइल जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं सोशली कंस्ट्रक्टेड है सेक्स, नहीं ये जेंडर है। कल्चरल सोशल नहीं, बायोलॉजिकल आपका। तो लिंग देखिए, ये हिंदी में इसमें कंफ्यूजन होती है, कई बार ये लिंग लिख देते हैं सेक्स को भी और जेंडर को भी, तो आपको इंग्लिश वाली साइड झांक के देख लेना है। तो लिंग एक जैविक संरचना है, वहीं जेंडर जो है एक सामाजिक संरचना है। यहाँ पे तो चलो फिर भी इन्होंने दे दिया है कि जेंडर लिखा हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन प्रमोटेड बाय राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज RPWD एक्ट 2016। ये इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है, 5 नंबर का आता है। इंक्लूसिव एजुकेशन पूछा जा सकता है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, है ना। तो कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, यानी दिव्यांग जनों के लिए विशिष्ट शिक्षा की अनिवार्यता। हाँ ये बात तो होती है। फिर और क्या है, डिस्क्रिमिनेशन इन असेसिंग एंटाइटलमेंट्स बेस्ड ऑन डिसेबिलिटीज, यानी डिस्क्रिमिनेट करो बच्चे को अलग अलग डिसेबिलिटी के बेस पे नहीं। डिनायल ऑफ राइट्स टू एजुकेशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, यानी जिनको डिसेबिलिटी है उनको डिनाय कर दो, आप उनको एजुकेशन मत दो। 21 तरह के डिसेबिलिटीज की बात राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट RPWD एक्ट करता है। इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, ये बात हमें सही लग रही है, बेहतरीन लग रही है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे वो भी हमें थोड़ा ठीक लग रहा था, नेगेटिव नहीं लग रहा था, देखते हैं उसमें क्या कमी है, क्योंकि ये तो पक्का है कि ये बेहतरीन जवाब है। जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव, कि बच्चे को डिसेबिलिटी के आधार पे किसी भी पहलू में जीवन के, चाहे वो ट्रैवल कर रहा हो, स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई हो, कोई और एक्टिविटी हो, उसके साथ भेदभाव ना हो, है ना, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, बच्चे को इक्वली ह्यूमन समझा जाए, इक्विटी का ध्यान रखा जाए, है ना। तो अगर हम देखते हैं तो पहला ऑप्शन क्या है, कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन फॉर पर्सन, नहीं, ये तो नेगेटिव है, स्पेशल एजुकेशन लिखा हुआ है, ये हमने मिस कर दिया था। स्पेशल एजुकेशन नहीं, इंक्लूसिव एजुकेशन चाहिए। स्पेशल एजुकेशन हो गया उनको अलग स्पेशल स्कूल्स में पढ़ाओ, कि एक बच्चा जो ब्लाइंड है उसको ब्लाइंड स्कूल में ही पढ़ाओ। ये बहुत इंक्लूसिव तरीका नहीं है, क्योंकि समाज में तो सबको एक साथ ही रहना है। एजुकेशन फॉर ऑल, एक रेगुलर स्कूल सिस्टम में सब एक साथ सीख सकें, चाहे डिसेबिलिटी हो किसी को, कोई गिफ्टेड हो, कोई स्लो सीखता हो, वो इंक्लूसिव एजुकेशन है। आपका RPWD एक्ट यही कह रहा है कि आप इवन एक्सेस, बैरियर फ्री एक्सेस मिल पाए, कि हॉस्पिटल से लेके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के हर जगह जो है ऐसी हो कि एक व्यक्ति जो व्हील चेयर पे है वो भी जा पाए और नॉर्मली तो जा ही पाए व्यक्ति, एक्सेस जो है वो मिल पाए। तो इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करेगा ये जो आपका RPWD एक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन हेल्प्स इन मीटिंग द नीड्स ऑफ, समावेशी शिक्षा जो है वो किसकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है? ईच एंड एवरी स्टूडेंट, स्टूडेंट्स फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटीज, यानी जो माइनॉरिटी से आने वाले बच्चे हैं, अल्पसंख्यक धर्म या समुदाय के बच्चे हैं, उन्हीं को इंक्लूड किया जाए? नहीं भाई, बाकी सबको भी करो। स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज ओनली, नहीं, ये सिर्फ डिसेबिलिटीज या स्पेशल एजुकेशन के लिए नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन सबके लिए है, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, चाहे एक बच्चा गिफ्टेड है, चाहे एक बच्चा डिसेबल्ड है, चाहे एक बच्चा जो है स्लो सीखता है, नो मैटर व्हाट। स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस ओनली नहीं, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, हर बच्चे की नीड को एक रेगुलर स्कूल सिस्टम में आप पूरा कर पाए, वही कहती है इंक्लूसिव एजुकेशन। बात सही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। डिस्फेजिया इज प्रीमरली एसोसिएटेड विद डिफिकल्टी इन, डिस्फेजिया किस तरह की समस्या या कठिनाई से जुड़ी हुई एक समस्या है या लर्निंग डिसेबिलिटी है? रीडिंग द टेक्स्ट, डिस्फेजिया नहीं डिसलेक्सिया होता है रीडिंग द टेक्स्ट, तो पठन संबंधी विकार तो डिसलेक्सिया होता है। देखो 62% लोग फर्स्ट जवाब दे रहे हैं, शाबाश।
अपने लिए ताली बजाइए, अपनी पीठ थपथपा लीजिए थोड़ी देर के लिए, इतना अच्छा जवाब आपने दिया है जल्दीबाजी में, शाबाश। आई एम तो वेरी मच प्राउड ऑफ यू गाइज, अमेजिंग। आज जो आपने किया है ना, शत शत नमन है आपको। तो डिस्फेजिया इज प्रीमैरिली एसोसिएटेड विद परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ये डिस कैलकुलिया होता है, कैलकुलेशन में दिक्कत है बच्चे को। क्रिटिकल थिंकिंग में दिक्कत हो रही है, क्रिटिकल थिंकिंग का ये वाला तो हमने कुछ नहीं पढ़ा है, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, है ना, इन सब में आपका डिस्फेजिया, इन सब से क्रिटिकल थिंकिंग तो हमने किसी में नहीं पढ़ा। तो एक ही ऑप्शन बचता है जो फाइनली 52% लोग दे पा रहे हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स में दिक्कत होगी डिस्फेजिया वाले बच्चे को, या कॉम्प्रिहेंशन में, लैंग्वेज को समझने में दिक्कत होगी, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत होगी, यानी वो समझ नहीं पाएगा आप क्या कह रहे हो, और जब समझेगा नहीं तो कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएगा, अपने आप भी नहीं समझा पाएगा जब समझ ही नहीं आएगा तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की दिक्कत है, भाषा को कॉम्प्रिहेंड करके यानी समझने में दिक्कत है। जैसे मैं जो बोल रही हूँ, हो सकता है कि बच्चे को समझने में दिक्कत हो, कॉम्प्रिहेंड करने में दिक्कत हो, डिस्फेजिया वाले बच्चे को, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में अपने आप दिक्कत हो जाएगी, जब आप समझ नहीं पाएंगे तो फिर आप जवाब कैसे देंगे, या अपनी बात को कहेंगे कैसे और दूसरी बात को समझेंगे कैसे, तो कम्युनिकेशन की दिक्कत हो गई, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल हिंडर द सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर्स, यानी वो बच्चे जिनको भाषा बोलने से संबंधित या भाषा के इस्तेमाल से संबंधित समस्या है, उनको इंक्लूड करने में, एक समावेशन करने में उनके किस एक ऑप्शन है जो बाधा बनेगा, यानी लैंग्वेज डिसेबिलिटी वाले बच्चे को इंक्लूड करने में हिंड्रेंस या प्रॉब्लम या बैरियर कौन सा ऑप्शन बनेगा, आपको ये देखना है कि लैंग्वेज डिसेबिलिटी वाले बच्चे को दिक्कत किस ऑप्शन से होगी, या कौन सा एक ऑप्शन है जो पक्ष में नहीं है लैंग्वेज डिसेबिलिटी वाले बच्चे के। ब्रेक टास्क एंड असाइनमेंट्स टू शॉर्ट इजी टू मैनेज स्टेप्स, ये तो अच्छी बात है। डिस्करेज द यूज ऑफ विजुअल्स टू सपोर्ट एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल्स, यानी आप जो अभिवृत्त्यात्मक भाषा कौशल का समर्थन करने के लिए जो दृश्य सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, आप उसको हतोत्साहित करेंगे। भाई जब बच्चों को लैंग्वेज की दिक्कत है तो आप विजुअल्स दिखाइए ताकि वो और इजीली समझे, आप इसको डिस्करेज करेंगे, आपको एनकरेज करना था, तो यही गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि हमसे हिंड्रेंस ही पूछा था। यूज ऑफ प्री प्लानिंग स्ट्रेटजीज, रिटन टास्क, ओरल टास्क, इन सब का आपको व्यवस्था करके रखनी है, ये ठीक है। रिड्यूस ऑडिटरी एंड विजुअल डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए बच्चा, कि क्लास में कोई बात चल रही है, बाहर से कोई शोर मचा रहा है, तो वो उसको पहले समझने में दिक्कत है, आप डिस्ट्रैक्शन बढ़ा के रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि अगर आप डिस्करेज कर रहे हैं बच्चे को विजुअली उसको, क्योंकि जो भाषा समझने में उसको दिक्कत आ रही है, और जब आप एप्पल बोल रहे हैं, एप्पल दिखा भी दिया, विजुअली दिखा दिया, तो ईजी हो जाएगा ना समझना, जिसको लैंग्वेज या स्पीच की दिक्कत है उसको। तो आप ये कह रहे हैं इसको डिस्करेज करो, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो सेकेंड ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, इंटेलिजेंस इज डैश अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर। एक क्वेश्चन इंटेलिजेंस पे आता है, ये कई बार दो भी आता है, तो हर एक टॉपिक को शामिल करने की कोशिश पूरी की गई है, जो 30 क्वेश्चंस का सेट है उसमें पेपर 2 इंक्लूडेड है। भाई इसमें क्यों गलतफहमी में रहते हो कि पेपर 2 नहीं, पेपर में बैठ के पहले कर लो, जो जो कराया जा रहा है ना वो कर लो, और जब पेपर में बैठोगे तब बताना कि कितना काम आया कि नहीं आया, उसकी चिंता मेरी है। पेपर 2 पेपर 1 में सिलेबस में 0% का अंतर है, वो लेवल में लेके चल रही हूँ, उसकी टेंशन मत लो आप। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया है इन्होंने कि बुद्धि के कई प्रकार है, 8 प्रकार की बात की है फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम की पुस्तक में, कि बुद्धि जो है म्यूजिकली भी इंटेलिजेंट हो सकता है एक व्यक्ति, काइंस्थेटिकली भी इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई गाने में अच्छा होगा, कोई जो है वो लॉजिकल मैथमेटिकली या साइंटिफिक स्टडीज या मैथमेटिक्स में अच्छा होगा, कोई बच्चा है जो स्पेस को डेकोरेट करने में बहुत अच्छा होगा, या दिशाओं का ज्ञान बड़ा अच्छा होगा, उसके अंदर स्पेशल इंटेलिजेंस। तो पूछा है कि इंटेलिजेंस क्या है गार्डनर के अकॉर्डिंग, पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर है, ये तो लर्निंग होता है, ये तो लर्निंग की डेफिनेशन है एक तरह से, ये कोई गार्डनर इंटेलिजेंस की नहीं है। नेगेटिव चेंज इन बिहेवियर की बात यहाँ हो ही नहीं रही, इंटेलिजेंस की बात हो रही है। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस, और चेंज इन बिहेवियर को हम लर्निंग से जोड़ते हैं, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, ये क्रिएटिविटी की बात होगी, क्रिएटिव थिंकिंग या क्रिएटिविटी रचनात्मकता की बात है, यहाँ इंटेलिजेंस की बात हो रही है। एक ही ऑप्शन बचता है जो कि 61% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं, अ सेट ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट एबिलिटीज। ये जितने लोगों को आसान लगते हैं ना क्वेश्चन, जब आप लोग हर सवाल में 70% से ज्यादा सही जवाब देने लगेंगे तो मैं मान जाऊंगी कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अ सेट ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट एबिलिटीज, कई विशिष्ट क्षमताओं का समूह, भाई म्यूजिकल एबिलिटी हो सकती है किसी में कुछ हो सकता है, तो अलग अलग प्रकार से लोग इंटेलिजेंट हो सकते हैं, उसको इंटेलिजेंस कह रहे हैं हम। फोर्थ ऑप्शन।